हेलो एवरीवन, माय नेम इज मधुसूदन शर्मा और मैं लेकर के आया हूं आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज। इसमें हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पिछले 13 सालों में पूछे हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे पॉलिटी के डिस्कशन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है, तो इस शेड्यूल के हिसाब से आप रिवीजन करिए डेली बेसिस पे और फिर पिछले सालों के पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करिए कि यूपीएससी जिस टाइप से क्वेश्चन पूछती है उसके हिसाब से आपकी तैयारी कैसे चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन 2013। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यह स्टेटमेंट बोल रहा है कि चेयरमैन and deputy chairman of Rajya Sabha. Now, who is the chairman of Rajya Sabha? It is vice president or not the members of that house. तो vice president is definitely not the member of the house. तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, but deputy chairman is elected among the members of the house only. So ये वाली पार्ट सही नहीं है, और अगर एक भी पार्ट सही नहीं है तो हम पूरे स्टेटमेंट को गलत मानेंगे। लेट्स रीड द सेकंड स्टेटमेंट। While the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in presidential election, सही बात है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं देते हैं। They have the right to vote in the election of the vice president, ये वाली बात भी सही है। Let's look at the इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। ये प्रेसिडेंट इलेक्शन का इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें कि इलेक्टेड एमएलए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये तीन कैटेगरी के लोग भाग लेते हैं। ये तीनों ही इलेक्टेड होने चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए भाग नहीं लेते हैं, और यहां पे इलेक्टेड के साथ साथ जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो भी जुड़ जाते हैं। सो दिस इज द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। नाउ लेट्स आंसर द क्वेश्चन। इलेक्टेड मेंबर का वोटिंग राइट प्रेसिडेंट में नहीं है जबकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारा आंसर हो गया 2 ओनली। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन है। पिछले वाले में सिंपल सा था कि इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ वोट तक बात पहुंचा दी है यूपीएससी ने। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम अ स्टेट टू अ स्टेट। नाउ यू माइट बी अवेयर कि अनलाइक द लोकसभा इलेक्शन जहां पे हर किसी के वोट की वैल्यू बराबर है और एक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। क्या होती है वोट की वैल्यू? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलएज, और इसमें फर्दर 1000 से डिवाइड करते हैं। ये हर एमएलए के वोट की वैल्यू होती है किसी भी स्टेट के। ओके, सो ऑब्वियसली हर स्टेट का पॉपुलेशन अलग अलग होगा, हर स्टेट में जो नंबर ऑफ एमएलए हैं वो भी अलग अलग है, तो ये जो रेशियो आता है हर स्टेट का वो भी अलग अलग आता है। सी, जो 2022 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था उसमें यू कैन सी कि डिफरेंट स्टेट के पर एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो अलग अलग है। यूपी का 208 है, हिमाचल का 51 ही है, हरियाणा का 112 है, महाराष्ट्र का 175 है। सो अलग अलग स्टेट के अलग अलग ये नंबर हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो हम पॉपुलेशन लेते हैं ये पॉपुलेशन हम 1971 सेंसस का लेते हैं। प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि हम ये 1971 का पॉपुलेशन क्यों लेते हैं। लेट्स मूव फर्दर। अगला स्टेटमेंट कहता है द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोकसभा is more than the value of the vote of MPs of the Rajya Sabha. This is not correct. ये बोल रहा है कि एक एमपी के
जो वोट की वैल्यू है लोकसभा में वो ज्यादा है, ऐसा नहीं है। चाहे वो एमपी लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, दोनों के वोट की वैल्यू बराबर है। सारे एमपी जो हैं वो इक्वल फुटिंग पे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। यहाँ पे कई सारे लोग बाघ की खाल निकालते हुए ये कह रहे थे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोकसभा, ठीक है, तो ये कलेक्टिवली बोल रहा है कि कलेक्टिवली ऑल 543 एमपी का मिला करके कितना है। तो डेफिनेटली चूंकि लोकसभा में ज्यादा एमपी है राज्यसभा से, तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट ज्यादा हो गया। नाउ ये मैटर इंग्लिश का है और ये सिंपली इंग्लिश में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। वोट ऑफ एमपीज का मतलब लोकसभा के एमपीज, ये बोलने की बात है सिर्फ, क्योंकि लोकसभा में बहुत सारे एमपी होते हैं इसलिए ये लैंग्वेज यूज किया है यूपीएससी ने। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कलेक्टिवली टोटल वोट वैल्यू, अगर टोटल वोट वैल्यू यूपीएससी चाहता तो वो ऐसा लिखता, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर हमारा हो गया 1 ओनली। लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। अगेन 2023 में फिर से प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे क्वेश्चन आया है। सो यू कैन सी हाउ द सेम थीम इज रिपीटेड ईयर आफ्टर ईयर, और थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती है। शुरू में सिंपली पूछा गया कि नॉमिनेटेड हैं कि नहीं है, पार्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, फिर वोट की वैल्यू की बात की गई, यहां से फिर से वोट की वैल्यू बात की गई है और नॉमिनेटेड की बात की गई है, ठीक है। लेट्स लुक एट द स्टेट। द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज। नहीं, अभी हमने देखा कि नॉमिनेटेड मेंबर नहीं भाग लेते। यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात हो रही है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ द डेट स्टेट। बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला है कि एक रेशियो होता है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए। ना ये रेशियो कोई जरूरी नहीं कि जहां पे एमएलए ज्यादा हो वहां पे रेशियो ज्यादा होगा। So that's why this statement is also wrong. Now, the value of vote of each MLA of MP is greater than that of Kerala. Now, this is something very factual. और इवन जो चौथा स्टेटमेंट है कि पुडुचेरी के ज्यादा हैं कि अरुणाचल प्रदेश के ज्यादा हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट बहुत फैक्चुअल हैं। ऑल्दो यूपीएससी ने पूछ लिया है, बट आई वुड स्टिल नॉट रिकमेंड कि आप जाओ विकिपीडिया खोलो और हर स्टेट के एमएलए के वोट की कितनी वैल्यू होती है वो आप याद करो। इट इज नॉट डिजायरेबल। सो हम क्या करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चन को आइडियली लीव कर देना चाहिए। कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, हमें 200 में 200 नंबर तो लाना नहीं होता, तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी चाहिए। बट यहाँ पे चूंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ये दो स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे छोड़ना सही फैसला नहीं होगा। इफ यू सिंपली एलिमिनेट टू अ स्टेटमेंट, तो आपके दो आंसर तो एलिमिनेट हो चुके हैं। ऑल 3 हो नहीं सकता, ऑल 4 हो नहीं सकता, या तो एक स्टेटमेंट दोनों में से कोई सही है या दोनों सही है। और मैं ऐसे में कहता हूं कि अगर 2 स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर चुके हैं तो भले आंख बंद करके मारना हो, बट आपको आंसर मार्क करना चाहिए। लेकिन हम कभी भी आंख बंद करके नहीं मार्क करेंगे, कुछ न कुछ तो अपन दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो कुछ रूल ऑफ थंब है ह्यूमन साइकिक के बेसिस पे जो मैंने डिवाइस किए बेस्ड ऑन अपन एक्सपीरियंस, दैट आई वुड शेयर विद यू पीपल। ये जो स्टेटमेंट है कि मध्य प्रदेश का ग्रेटर है या केरला का ग्रेटर है, दोनों ही स्टेटमेंट वैसे ही टाइप के हैं कि पुडुचेरी का ग्रेटर है कि अरुणाचल का ग्रेटर है। ये बहुत आसान है इसमें गलत स्टेटमेंट बनाना। सिंपली क्या करना है, एमपी के जगह पे केरला लिख देना है, केरला के जगह पे एमपी लिख देना है, या फिर ग्रेटर के जगह पे लेसर लिख देना है, लेसर के जगह पे ग्रेटर लिख देना है। तो ऐसे स्टेटमेंट में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि कोई एक गलत स्टेटमेंट बनाए। जो क्वेश्चन बना रहा है उसको भी गलत स्टेटमेंट बनाने के लिए दिमाग लगाना होता है। सो आउट ऑफ दीज 2 स्टेटमेंट्स एटलीस्ट एक तो गलत होगा ही। दोनों गलत का हमारे पास स्कोप नहीं है, नन यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं हमारे पास, या तो एक गलत है या दोनों गलत है। तो इसीलिए मैं अगर मारता तो मैं ये मारूंगा कि ओनली वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड इंसिडेंटली दैट इज द राइट आंसर। लेट्स लुक एट दिस टेबल एज वेल। एमपी के पर एमएलए के वोट की वैल्यू है 131, केरला के पर एमएलए के वोट की वैल्यू है 152। सो डेफिनेटली जो सेकंड स्टेटमेंट था जो कह रहा था कि एमपी का ज्यादा है, वो स्टेटमेंट गलत है। फिर देखते हैं अपन पुडुचेरी का और अरुणाचल का कंपेयर करते हैं।
पुडुचेरी का 16 है, अरुणाचल का 8 है। तो ये वाली बात तो सही है कि पुडुचेरी का ज्यादा है, अरुणाचल का कम है। ओके, दीज आर द फॉर्मूला थ्रू विच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टेक्स प्लेस। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, वीडियो पॉज करके आप रिवाइज कर लें। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको जाके डिटेल में अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन होने वाला है यूपीएससी का वो इस डिटेल में जाने वाला है, और मे बी इवन फर्दर डिटेल में कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ये काम कैसे करता है। ये अभी नहीं पूछा है अभी तक यूपीएससी ने। दिस इज समथिंग दैट यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क नेक्स्ट। यहां पे हमारा आंसर क्या हो गया, ये हमने देखा कि ये गलत था, यहां पार्शियली सही है। फिर उसके बाद ये भी बोल रहा है कि ऐसा क्यों है, बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू। यस, यही तो तरीका होता है वोट वैल्यू को डिसाइड करने का। तो चूंकि ये रेशियो ज्यादा है इसीलिए यहां पे वोट वैल्यू ज्यादा है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारा आंसर हो गया ओनली 1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रेसिडेंट के इलेक्शन से बारे में है, और लास्ट ईयर ही पूछा गया कि अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो यहां पे देखो एक इंफॉर्मेशन भी मिल रही है कि अगर सुप्रीम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होगा तो मामला कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो ऑल एक्ट्स डन बाय him or her in the performance of duties of his or office of president before the date of decision becomes invalid। अब सोचो 22 में इलेक्शन हुआ, 2026 में मान लो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि ये इलेक्शन इनवैलिड है, तो क्या पिछले 4 साल में प्रेसिडेंट ने जितने भी काम किए सब नल एंड वॉइड हो जाएंगे? प्रैक्टिकली हम अगर कॉमन सेंस लगाएं तो ये सिचुएशन, अगर ये इनवैलिड या स्टेटमेंट सही हो जाए तो देश के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऑल द एक्सिक्यूटिव एक्शन आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रैक्टिकली कॉमन सेंस से ये आंसर, ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है, बट हम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग भी देखेंगे। पहले बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्व्ड। ये भी अगेन प्रैक्टिकली बड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी। देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व रहेगी तो इलेक्शन से नहीं कराया जा सकेंगे प्रेसिडेंट के। तो और हमने पिछले फोटो में देखा भी था कि जम्मू कश्मीर में 0 था। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। जम्मू कश्मीर के एमएलएज ने भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व्ड है, स्टिल इलेक्शन टुक प्लेस। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी अगर आपको पता हो तो आप कॉमन सेंस से इस स्टेटमेंट को गलत कर देंगे, बट हम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग भी देखेंगे कि कैसे यह स्टेटमेंट गलत है। Then third is, when a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits within which he has to declare his assent. Now अगर आपने पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट के पास कितने टाइप के वीटो हैं, तो उसमें एक है वीटो पॉकेट वीटो। ये पॉकेट वीटो इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो प्रेसिडेंट जितने दिन के लिए चाहे उतने दिन के लिए अपने पॉकेट में बिल को रख सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। आंसर हो गया हमारा all 3, but let's look at the constitutional backing of these statements। ये आर्टिकल 71 में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, 71(2) ये कहता है कि अगर इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट, सो जो भी एक्सरसाइज, जो भी फैसले लिए गए हैं, जो एक्ट्स किए गए हैं, ठीक है, shall not be invalidated। So हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि shall be invalidated, so that statement is wrong। Now look at the 71 clause 4। The election of a person as a president or vice president shall not be called in question on the ground of existence of any vacancy among the electoral college। इलेक्टोरल कॉलेज में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, तो अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई वैकेंसी है, ये क्लॉज कह रहा है, तो उस ग्राउंड पे इलेक्शन को वॉइड नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व्ड है तब भी इलेक्शन सुचारू ढंग से
कराया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये सारे चीजें इन्विसाइज करके लिख दी है। ये अगर आपको एग्जैक्टली पता है, बड़ी आसानी से आप आंसर कर देंगे। नहीं तो जैसा मैंने बताया, इवन कॉमन सेंस आपको सजेस्ट करना चाहिए कि ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड द आंसर इज डी। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट आई वुड गिव यू अ स्ट्रॉन्ग एडवाइस कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर टेक्स्ट को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। मतलब एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसकी अगर आपको आदत रहेगी तो ये सारे आर्टिकल्स कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगे और आप सही फैसला एग्जाम के दौरान ले पाएंगे। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले पर सेकंड स्टेटमेंट देते हैं। ये बोल रहे हैं कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया shall be expressed to be taken in the name of प्राइम मिनिस्टर। नहीं, यहां पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, ये प्रेसिडेंट होगा। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट हैं। लेट्स लुक एट कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 53 साफ साफ बोलता है, जैसे आर्टिकल 52 सबसे पहले बताता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, और अगले आर्टिकल में ही लिखा जाता है कि एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। और वो कैसे एक्सरसाइज करेंगे? या तो डायरेक्टली एक्सरसाइज करेंगे या फिर थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। सो अगर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए वो रूल्स बनाने पड़ेंगे कि भाई उस पावर को कैसे एक्सरसाइज किया जाएगा। ठीक है, सो हम पिछला स्टेटमेंट अगर हम देखें, पहला स्टेटमेंट कि प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, तो लॉजिकली तो ये लग रहा है कि उनको रूल्स बनाना चाहिए। बट देन देयर इज अ स्पेसिफिक आर्टिकल फॉर दिस एज वेल इन द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 ये बोल रहा है कि ऑल एक्सिक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, और उसके बाद द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। एग्जैक्टली जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं वो सेम वर्डिंग हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है। सो अगेन ये बात प्रूव होती है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर टेक्स्ट पढ़ने चाहिए। बेयर टेक्स्ट पढ़ोगे आपको एकदम लगेगा कि यार ये तो पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। इवन इफ अगर आपको याद नहीं करा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन याद कर लो, बट अगर बेयर टेक्स्ट पढ़ा है तो आप डेफिनेटली सही फैसला एग्जाम के दौरान ले पाएंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। आंसर हमारा हो गया 1 ओनली। नाउ लेट्स लुक एट द सिक्स्थ क्वेश्चन जो 2015 में आया, अगले ही साल 2014 के अगले साल 2015 में क्वेश्चन आया और सेम कंसेप्ट को दोबारा पूछा यूपीएससी ने। एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर। देखो स्टेटमेंट भी उन्होंने नहीं चेंज किया है। अभी अभी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये है प्रेसिडेंट। सो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। देन अगला है द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। नाउ द सिविल सर्विसेज बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सिविल सर्वेंट है एंड दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी। इट इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। हमारा आंसर हो गया डी, नाइदर ऑफ द टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक पिछले एक डिकेड में प्रेसिडेंट के पावर्स जैसे पार्डन, वीटो, ऑर्डिनेंस, इन सब पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। सो दे आर ड्यू। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने चाहिए, ये अगले साल पूछे जा सकते हैं। लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारे आज के वीडियो में है। ये 2012 में पूछा गया था। इट इज अबाउट द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि वो कौन कौन से जो रिपोर्ट हैं उनको पार्लियामेंट में ले डाउन करना है। नाउ इसमें सिंपल सी बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, जैसे सीएजी का है, फाइनेंस कमीशन का है, वो अपने रिपोर्ट प्रेसिडेंट को या गवर्नर को देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और उन रिपोर्ट को प्रेसिडेंट या गवर्नर पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में ले डाउन करते हैं।
उसके अलावा जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो अपनी रिपोर्ट यूजुअली गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं या पार्लियामेंट को, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किसके अंडर फंक्शन करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप सिंपली ये देख लें कि कौन कौन से इनमें से बॉडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन है, पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं है, ये पार्लियामेंट की एक कमेटी होती है। देन रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ये है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये भी है। सो ये तीनों अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को, ये अपनी रिपोर्ट नहीं प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे क्योंकि ये पार्लियामेंट के अंदर फंक्शन करते हैं। सो आंसर हो गया हमारा 1, 3 एंड 4, C इज आवर आंसर। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी पढ़ने चाहिए। ऑब्वियसली ये हमारे शेड्यूल में भी है, एक पूरा डे डेडिकेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के लिए और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के लिए। सो दैट्स ऑल दैट वी हैड इन दिस वीडियो। आई होप यू हैव गॉट इनफ एक्सपर्टाइज नॉट ओनली कि क्या पढ़ना है बट ऑल्सो अबाउट हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। पिछले कुछ 2-3 सालों में डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ तो नॉलेज से आंसर करेंगे और कुछ आंसर हमें एलिमिनेशन या प्रेजेंस ऑफ माइंड उससे भी करने होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि अगले वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर के बारे में। सो टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर।